अब देखो सेकंड चीज ये कि सर इनका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। अब क्या डिफरेंस हुआ ड्रैगो कंपाउंड में और बाकी हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड में, उनमें क्या डिफरेंस हुआ। तो इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है कि तुम्हें बॉन्ड एंगल का पता लग जाएगा। जैसे सपोज करो सबसे पहली एप्लीकेशन कि इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले एप्लीकेशन बता रहा हूं बॉन्ड एंगल पे। किस पे? बॉन्ड एंगल पे। अब बॉन्ड एंगल पे डिफरेंस देखने का कैसे मिलता है, सपोज करो कि तुम्हें 4 कंपाउंड दे दिए, CH4, BF3, BCl3, NF3 दे दिया और लास्ट में क्या दे दिया तुम्हें, PS3 दे दिया और तुम्हें अमोनिया भी दे दिया, और तुमसे पूछने लगा कि ये सारे कंपाउंड है और मुझे बताओ सबसे लोवेस्ट एंगल किसका है, सबसे लोवेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है। अब अगर तुम्हें ड्रैगो कंपाउंड की नॉलेज नहीं है, या तो तुम इसे छोड़ के आओगे या कुछ ना कुछ 100% गलत करके आओगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है। अब देखो इसका रीजन क्या है, तुम्हें पता है कि ड्रैगो कंपाउंड, तुम देखो कहीं ड्रैगो कंपाउंड तो नहीं छुपा, तो ड्रैगो कंपाउंड मिल गया PS3, और जब PS3 ड्रैगो कंपाउंड मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो जो हमारा सबसे लोवेस्ट बॉन्ड एंगल होगा वो किसके लिए होगा, PS3 के लिए। तो जब कभी भी तुम्हारे सिलेक्शन आए कि नंबर ऑफ लोवेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, तो उसमें हमेशा देख लो, ये ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में भी आ जाते हैं, इनका ऑर्डर अरेंज करके दे देता, जिसमें सबसे लास्ट में तुम्हें PS3 दिख जाए उसी का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, उसे देख के आंसर लगा दो, बाकी का खुद करते रहेंगे। पहली एप्लीकेशन किसकी थी, बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल का एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि तुमसे लोवेस्ट एंगल पूछ लेगा, या सेकंड क्वेश्चन कैसे दे देगा कि तुम्हें अरेंज करके दे देगा कि सबसे लोवेस्ट बॉन्ड एंगल क्या है। अगर इन्हीं सबको अरेंज करके तुम्हें दे दे तो उसमें कुछ नहीं करना, जिसमें सबसे लास्ट में तुम्हें PS3 दिख जाए, जिसमें सबसे लास्ट में तुम्हें PS3 दिख जाए तो वही हमारा क्या होगा, लोवेस्ट बॉन्ड एंगल होगा। और लोवेस्ट बॉन्ड एंगल होने का मतलब इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल हाइब्रिड में पार्टिसिपेट कर रही है, सिर्फ यही PS3 है जिसमें हमारी कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं हो रही। एक एक एंगल कितने पे है, 90 डिग्री पे, PX, PY और PZ। बात समझ में आ गई। और दूसरा जो इन ड्रैगो कंपाउंड में और इनमें बाकी सब में हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिफरेंस देखने को मिलता है वो है बेसिसिटी पर। ये एप्लीकेशन तो कमाल की है, इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ से एक्सप्लेन होने वाली है, एक एक चीज़ सीक्वेंस वाइज मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ। देखो सेकंड, अगर बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी का मतलब ये हो गया कि या तो अपने लोन पेयर बात कर रहा है, लुईस बेस की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे, लुईस बेस। अब देखो अगर मैं तुम्हें सिंपल सा पूछूं, 2 कंपाउंड लिख दो कि एक भाई NH3 है और एक हमारा PS3 है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, या मैं तुमसे कह दूं कि सबसे ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होगी, डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर किसकी होगी। तो तुम बिना सोचे समझे डायरेक्ट कह दो कि सर नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका लोन पेयर पर होल्ड ज्यादा रहेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम ही रहेगी और हमारा आंसर आ जाएगा PS3। और तुम क्या यहीं पे मार खा जाओगे और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो बेसिसिटी की बात होती है, अमोनिया की बेसिसिटी ज्यादा होती है। कैसे, प्रूव भी करता हूं। अमोनिया में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। इस PS3 में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिड ऑर्बिटल या नो हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जब NH3 में हमारी NS ऑर्बिटल यहाँ पे होगी और हमारी NP ऑर्बिटल यहाँ होंगी, ये हमारे S में प्योर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ा देंगे, और एनर्जी बढ़ाने के बाद हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगी, 4p ऑर्बिटल बन जाएगी। इसमें एक ऑर्बिटल में होगा तो ये सारे के सारे क्या होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब जो ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा इस अमोनिया पे, वो लोन पेयर भी अब किस में आ चुका है, sp3 में। मतलब प्योर S से उठ के वो किस में आ चुका है, sp3 में। लेकिन जब हम PS3 की बात करते हैं तो PS3 में भी कुछ एक NS और एक NP टाइप होगा। अब इसमें भी क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इसके पास क्या होगी, हाफ फिल ऑर्बिटल होगी। लेकिन अब होगा क्या कि जो इसके प्योर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अगर तुम एनर्जी देख पा रहे हो तो इसकी एनर्जी, इन नाइट्रोजन के लोन पेयर की एनर्जी हाई है और
फॉस्फोरस क्या है, लोन पेयर की एनर्जी लो है, मतलब ये प्योर एस ऑर्बिटल में है। प्योर एस ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हो गया। एक तो इससे समझ सकते हो, या एनर्जी से सबसे अच्छा समझ में आता है कि एनर्जी क्या है यहाँ पे ज्यादा है, और जितने भी हाई एनर्जी के लोन पेयर होंगे उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इजीली डोनेट कर दे। इसलिए तुमने CO मॉलिक्यूल में भी देखा होगा कि जो लोन पेयर डोनेट होता है वो किससे होता है, ऑक्सीजन से नहीं बल्कि कार्बन से जाता है, क्योंकि हाई एनर्जी का होता है और उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं। इस तरीके से जब कभी भी तुम्हें डोनेटिंग टेंडेंसी देखनी हो लोन पेयर की, ध्यान रखो, जब भी कभी तुम्हें डोनेटिंग टेंडेंसी देखनी हो, डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर, तो जितने भी हाई एनर्जी के लोन पेयर होंगे, जितने भी हाई एनर्जी के लोन पेयर होंगे, जितने हमारे हाई एनर्जी के लोन पेयर होंगे वो सारे के सारे जल्दी डोनेट हो जाएंगे। उनकी डोनेटिंग टेंडेंसी रहेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी उसकी इतनी ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी। तो इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा, और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस PS3 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चले जाएंगे तो हमारी बेसिसिटी का ट्रेंड डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगी, फिर तो हमारी क्या हो जाएगी, PS3 की सबसे ज्यादा बेसिसिटी हो जाएगी। इसके बाद मतलब अमोनिया, फिर PS3, फिर क्या आ जाएगा, ASH3। तो बेसिसिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब इसको तुम एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव करते हो, इक्वेशन बना के भी प्रूव कर सकते हो कि हम दोनों को क्या भेज रहे हैं, H पॉजिटिव दे रहे हैं। H पॉजिटिव देने के बाद अमोनिया क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, PS3 क्या बनाएगा, PH4 पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा, होगा क्या, जब अमोनिया के पास तुम भेजोगे H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव डोनेट कर लेगा, और डोनेट करने के बाद क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। बहुत सिंपल है। ऐसे ही तुम किसके पास, PS3 के पास भेजोगे H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव बनाने के बाद ये भी क्या बनाएगा, PH4 पॉजिटिव, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3। लेकिन भैया ये चीज तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो चीज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो तो बनेगी कहाँ, तो ये PH4 पॉजिटिव नहीं बनता। इसलिए जो बेसिसिटी रहेगी इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की ज्यादा रहेगी। अब इसके दो चीजें तुम निकाल सकते हो। पहली चीज है ये कि जो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, जो लोन पेयर, बिल्कुल वो दिखा रहा हूं, जो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एस कैरेक्टर के। क्यों? क्योंकि ये प्योर के प्योर, इसमें क्या है, जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो sp3 में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है लोन पेयर में वो 100% है, लेकिन इस लोन पेयर में p कैरेक्टर कितने, 0% है। इन्हीं के लोन पेयर में ये लिखवा चुकी है, करवा चुका हूं मैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इसके लोन पेयर में जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है वो 25% है, और p कैरेक्टर क्या है, 75% है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, और जिसमें जितने ज्यादा पी कैरेक्टर होंगे उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर इन लोन पेयर, पी कैरेक्टर इन लोन पेयर। या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एनर्जी किसकी, लोन पेयर एनर्जी, लोन पेयर एनर्जी। जितनी ज्यादा हाई एनर्जी इतनी ही ज्यादा लोन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। अब इसका इफेक्ट कहां देखने को मिलता है, देखो सेकंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुमने देखा होगा कि सर नाइट्रोजन तो जब डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो PS3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है अमोनिया से, इसका रीजन क्या है। तुम कहो भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने का रीजन क्या होता है। तुमने जब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी वो सारे के सारे पाई एक्सेप्टर आते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं आता। अमोनिया का किसमें आता है, वीक लिगेंड में काम आता है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, होता क्या है कि जब भी ये किसी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो नाइट्रोजन क्या होगा, सिर्फ सिग्मा डोनर होगा, और सिग्मा डोनेट करने के बाद ये देखो NH3 है, ये इसके पास लोन पेयर है, ये मेटल है, इसके पास कंबाइन करने के बाद ये क्या बना लेगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ सिग्मा डोनर है। लेकिन जब हम PS3 की बात करें
जब हम PS3 की बात करें तो PS3 के पास p ऑर्बिटल खाली होती है, उसका ये सिग्मा बॉन्ड तो वीक बनता है, लेकिन ये एक पाई एक्सेप्टर की तरह होता है क्योंकि इसकी d ऑर्बिटल खाली होती है और ये अपनी एक्सेप्टर टेंडेंसी कर लेता है ड्यू टू द पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड या पाई या सिनर्जी की इफेक्ट हम बोलते हैं। ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग की वजह से ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो तुमने कभी भी जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी तो उससे पहले हमारा क्या आता है, PS3 आता है, ना कि ये आता है। तो हमेशा तुमने कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा होगा तो इस साइड तुम्हें क्या मिलेंगे, सारे के सारे पाई एक्सेप्टर मिलेंगे। पाई एक्सेप्टर क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये पहले सिग्मा तो डोनेट करते हैं, लेकिन पाई में अपनी पाई ऑर्बिटल में जो इनके डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है उसमें ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। बात ठीक है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन देखो, थर्ड एप्लीकेशन भी एक अमोनिया की बेसिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है, लेकिन इस चीज को दिखाया गया है दूसरे तरीके से। कैसे, हम इसको एक फ्लक्सोनियल बिहेवियर भी कह सकते हैं लोन पेयर का, या वोल्डन इन्वर्जन भी। देखो ध्यान से कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या होता है अमोनिया का, हेडिंग डाल लेना, फ्लक्सोनियल बिहेवियर, फ्लक्सोनियल बिहेवियर ऑफ अमोनिया। अब देखो ध्यान से इस चीज को, अब होता क्या है अमोनिया के केस में, ये अमोनिया हो गया, अमोनिया, अमोनिया बहुत पढ़ना है तुम्हें, प्यार हो जाएगा अमोनिया से। अब देखो ये हमारा क्या है NS और ये क्या है हमारा NP। अब जब इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इसकी क्या आई SP, ये क्या आया SP2 और ये क्या आया हमारा SP3। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो इस p ऑर्बिटल में और इस SP3 में जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ही मिनिमम है। और जब बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है तो भाई साहब इसके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में टेंडेंसी रहेगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के पास टेंडेंसी रहेगी कि वे p ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं और SP3 में भी रह सकते हैं। अब फिर तुम्हारा दिमाग खराब कि सर आपने तो पागल बना दिया, कभी कह रहे हो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल होती है, मान लिया, एक बात पे तो रुक जाओ, फिर तुम कहोगे कि सर SP3 से अब तुम p ऑर्बिटल में पूछा रहे हो, ये क्या बात हुई, उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हो। देखो होता क्या है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है। इन लोन पेयर के पास टेंडेंसी है कि ये p ऑर्बिटल में जा सकते हैं, लेकिन ये p ऑर्बिटल में रह नहीं सकते, वापस आना पड़ेगा इन्हें SP3 में ही। भाई देखो अगर इन लोन पेयर है, इनके पास टेंडेंसी क्या थी, अगर ये डायरेक्ट इधर जाते तो इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई था। भाई हर किसी में ये ह्यूमन नेचर है। तुम अपने ऊपर एग्जांपल लेके सोचो कि अगर मेरा कहीं दुनिया में घूमने का मन कर रहा है, सपोज करो मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मान लो शिमला, मान लो कि मैं यहाँ से शिमला जा रहा हूँ, लेकिन शिमला, यहाँ से शिमला जाने का डिस्टेंस काफ़ी है। सपोज करो कि यहाँ से शिमला जाने का डिस्टेंस क्या है, 800 किलोमीटर। मान लो कि भाई ये 800 किलोमीटर मुझे दिख रहा है, 800 किलोमीटर क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि शिमला के आसपास कहीं अच्छी सी जगह चला जाता हूँ, यहाँ से कहाँ, सपोज करो कि मैं 600 किलोमीटर चला गया, 600 किलोमीटर चला गया, वहाँ पे खाया पिया खूब किया। अब मुझे पता लगा कि भाई यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक क्या है, एक चीज़ है। 200 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, वैसे सोच लो आंकड़ों में 8 से तो कम ही है ना। अब मुझे क्या पता लगा कि यार यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, 200 भी मत लो, सपोज करो कि मैं 800 ही पहुँच गया, छोड़ो, मैं वहाँ पे शिमला पहुँच गया। और शिमला में पहुँचने के बाद मुझे पता लगा कि भाई ये पूरा का पूरा शिमला है और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे जो बैठी है ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी वैली है, यहाँ पे जो पहाड़ है ना, ये बहुत तगड़े पहाड़ है, मज़ा आ जाएगा देख के, मज़ा आ जाएगा। अब हम 800 किलोमीटर चल के तो आ गए, अब हमारा मन क्या करेगा, चल भाई ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मुश्किल से 10 किलोमीटर हो गए यहाँ से, ये मुश्किल से 15 किलोमीटर हो गए यहाँ से, ये मुश्किल से 20 किलोमीटर हो गए यहाँ से, ये मुश्किल से 40 किलोमीटर हो गए यहाँ से, चल घूम के आ जाते हैं, 15 मिनट लगेगी। तो हम क्या करते हैं, आराम से बाइक वाइक उठाई या गाड़ी जो कर रखे हैं, यहाँ से बैठते हैं और यहाँ पे घूम के आते हैं, इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, और फिर वापस कहाँ जाते हैं, घर पे। अब हमने क्या किया, हमें वापस आना तो है घर पे, लेकिन हमने इन सब का स्वाद ले लिया।
इन सब का टेस्ट ले लिया और मजा आ गया भाई, हाँ इनका टेस्ट ले लिया भाई, इसका टेस्ट बढ़िया था, लेकिन वापस तो घर पे आना पड़ेगा, अब यहीं पे थोड़े ही ना रह सकते। अब तुम गए थे शिमला घूमने और शिमला में ही बस गए, ये क्या बात हुई भाई? ऐसा कभी होता है? नहीं होता। तो यही कहानी होती है इन लोन पेयर की। लोन पेयर उठ के पहुंच तो जाता है sp3 में, लेकिन sp3 में पहुंचने के बाद ये कहता है कि चल यार थोड़ा सा p ऑर्बिटल में भी घूम लेता हूं, इस p ऑर्बिटल का टेस्ट कैसा है वो भी चेक कर लेता हूं, देख लेता हूं कैसा है। अब इसका टेस्ट ऊपर जाता जाता रहता है, ऊपर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसी वजह से इनके बीच में डायनेमिक मोशन होता चला जाता है। क्या हो जाता है? डायनेमिक मोशन होता चला जाता है। और डायनेमिक मोशन होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कभी p ऑर्बिटल में, कभी sp3 में, कभी p ऑर्बिटल में, कभी sp3 ऑर्बिटल में चलता रहता है। और इस इफेक्ट को क्वांटम में हम टनलिंग का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्वांटम में टनलिंग का नाम देते हैं। टनलिंग का मतलब क्या होता है और बता देता हूं डिटेल में थोड़ा सा। टनलिंग का मतलब होता है लीकेज ऑफ वेव फंक्शन। लीकेज ऑफ वेव फंक्शन। जब हम क्वांटम में तुम इस चीज को पढ़ोगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होंगे और बैरियर को क्रॉस करके जो निकल जाए उसी को हम बोल देते हैं कि हाँ इसने टनलिंग कर दी। इसी को बोलते हैं लीकेज ऑफ वेव फंक्शन। ध्यान से समझो इस बात को। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम वेव फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेव फंक्शन की फॉर्म में करेंगे तो इस वेव फंक्शन के पास टेंडेंसी होगी कि लीकेज होकर ऊपर भी चला जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं लीकेज ऑफ वेव फंक्शन। या तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्म में पूछ लो कि कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी, कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p में होगी, कभी sp3 में होगी। तो जिसकी वजह से ये फिनोमिना चलता रहेगा। और इससे होगा क्या? इससे बड़ा कमाल की चीज हो जाएगी। एक तो टनलिंग का लिखने ना लीकेज ऑफ वेव फंक्शन होता है या लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक तो होता है लीकेज, परमानेंटली लीकेज हो जाएगा कि ऊपर ही पहुंच गई। एक होती है शॉर्ट पीरियड। तो ये जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आदान प्रदान, ये टनलिंग की वजह से होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो ये फिनोमिना हो रहा है sp3 से इसमें p3 में जा रही है, p3 से sp3 में जा रही है, क्या ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है? क्या ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है? क्या ये थर्मल प्रोसेस है? क्या ये थर्मल प्रोसेस है? सी, क्या ये हमारा टनलिंग का इफेक्ट है? और डी, क्या ए एंड बी दोनों इफेक्ट है? अब बच्चों को जिनको टनलिंग के बारे में नहीं पता होगा वे तो सिंपल कहेंगे कि हाँ फोटोकेमिकल भी एक्साइट कर सकता है और थर्मल भी एक्साइट कर सकता है, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है, सिर्फ ओनली टनलिंग आंसर है। इस टनलिंग का मतलब होता है लीकेज ऑफ वेव फंक्शन जो ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें कराना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो टनलिंग की वजह से ये लोन पेयर कभी ऊपर कभी नीचे घूमते रहते हैं। इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता रहेगा वो कभी sp3 में, कभी p में, कभी sp3 में, p में। तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है वो देखो। ये चीज़ों को नोट डाउन करते रहना सीक्वेंस वाइज। कभी तुम सोचते हो कि नहीं हम लिखेंगे, हमने सुन ली, क्योंकि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ और लिखता बहुत कम हूँ, तो जिसकी वजह से तुम्हें सुनने में तो मजा आता है, लेकिन जब तुम मेरी बातों को लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा हल्कस आएगा। लेकिन हल्कस नहीं करना, चीजें लिख ली तो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी और कभी भी जिंदगी में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो होता क्या है कि जो ये हमारे नाइट्रोजन है ये sp3 में प्रेजेंट है। ये देखो ये हमारे sp3, ये हमारे sp3 में प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि इन लोन पेयर का मन किया और ये मन करने के बाद क्या हुआ कि ये sp3 से p ऑर्बिटल में चले गए। अब जब ये p ऑर्बिटल में गए, sp3 से p ऑर्बिटल में इनका आना जाना स्टार्ट हुआ। जब p ऑर्बिटल में जाएंगे तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा और जब बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो ये जो नीचे वाले बॉन्ड एंगल है ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल में तो एंगल 90 डिग्री होता है। अब जब ये इन्वर्जन होना स्टार्ट करेगा, ये ऑर्बिटल घूमना स्टार्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो हमारा लोन पेयर है वो इस तरीके से ऑर्बिटल में आ जाएगा। ये देखो क्या आ गया, p ऑर्बिटल में। ध्यान से सुनो, ये क्या था, लोन पेयर sp3 में प्रेजेंट था, sp3 में प्रेजेंट था। अब इस लोन पेयर के पास टेंडेंसी क्या है कि p ऑर्बिटल में जाएगा। अब जब p ऑर्बिटल में जाएगा तो उसमें तो 90 डिग्री आ जाएगा, p ऑर्बिटल आ गई तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, p ऑर्बिटल हो गई। अब p ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। ये जो ऑर्बिटल है इसमें जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल में, और इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कितना हो गया, sp3 हो गया। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था वो 107 डिग्री था और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हो गया वो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 120 डिग्री। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट का भी नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। सिंपल है। अब होगा क्या
रुकेगा तो नहीं भाई पी ऑर्बिटल में, बिल्कुल नहीं रुकेगा पी ऑर्बिटल में, वापस आएगा sp3 में। और जब वापस sp3 में आएगा, p से किस में आएगा, फिर से sp3 में आएगा। तो जब वापस p3 में आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो जो हमें दोबारा जो हमें मिलेगी, हमें इस तरीके की एक ज्योमेट्री मिलेगी। तो ये हमारी पिरामिडल शेप 1 हो गई और ये हमारी पिरामिडल शेप 2 हो गई। इन दोनों में क्या है, इन्वर्जन है। और इसी फिनोमेना को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं वोल्डन इन्वर्जन। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। और इस बिहेवियर को, जो ये बिहेवियर चेंज हो रहा है sp3 से p में और p में sp3 में, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं फ्लक्सोनियल बिहेवियर ऑफ अमोनिया। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है जो ये बिहेवियर शो करते हैं, वो हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। pf5 हो गया, pf5cl हो गया, ये भी सब फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचकर कुछ और एक्चुअल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो इस केस में जो यहाँ पे बीच में जो स्ट्रक्चर बन के आई, ये क्या हो गई, एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। क्या हो गई, एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। और प्लेनर होने की वजह से इसमें एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। ध्यान से सुन लो, ये जो फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि sp3 से p ऑर्बिटल में जा रहे हैं लोन पेयर। जब लोन पेयर p और p ऑर्बिटल में जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस होने की वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो सकता है तीनों में, जिससे इनके बीच में रिपल्शन ना हो, तो वो 120 हो जाएगा। अब उसके बाद भाई p से फिर से आना है, जब वापस p में आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वापस p में आ रहा है तो वापस जब p में आएगा तो लोन पेयर नीचे की तरफ आएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो इनका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। तो जब कभी भी तुम्हारे फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखाएगा अमोनिया के केस में, वहां पे क्या मिलेगा, वोल्डन इन्वर्जन मिलेगा। अब कहानी ये आती है कि क्या pH3 में वोल्डन इन्वर्जन होता है, बताओ क्या pH3 में वोल्डन इन्वर्जन होता है? अरे बिल्कुल नहीं होता, डूब मरोगे तुम। कैसे भाई, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो इसमें वोल्डन इन्वर्जन काहे का, ना ही ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखाएगा। सिर्फ क्या दिखाएगा, NH3 ही फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखाएगा। बात ठीक है। अब इस फ्लक्सोनियल बिहेवियर का बहुत इफेक्ट पड़ता है किस पे, बेसिसिटी पे। देखो होता क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। अब होता क्या है कि अब होता क्या है इस वोल्डन इन्वर्जन का, या इसका लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ वोल्डन इन्वर्जन, इफेक्ट ऑफ वोल्डन इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑन बेसिसिटी। बेसिसिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कैसे, अब देखो, अब होगा क्या कि ये हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट था, इसके लोन पेयर ऐसे थे, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन। अब इसके पास भाई आया H पॉजिटिव लोन पेयर लेने। अब जब इसके पास H पॉजिटिव लोन पेयर आएगा तो वो आएगा इस साइड से, क्योंकि उसे तो इधर दिख रहे हैं, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो भाई इसकी तो डायरेक्शन चेंज हुई मिलती है। इसे तो क्या मिलता है, इधर हाइड्रोजन मिलते हैं, इसे क्या मिलते हैं, इधर हाइड्रोजन, कि लोन पेयर तो उधर आ चुका है। अब ये भाई साहब फिर से इधर से घूम के आता है, ये फिर उधर चले जाते हैं, उधर से घूम के आता है, फिर इधर चले जाते हैं। तो इन पर जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों, ड्यू टू द वोल्डन इन्वर्जन। अब जो ये चेंज होता रहता है, इनका चेंज बड़ा फास्ट होता है। ये पर सेकेंड में 10⁵ to 6 साइकिल पर सेकेंड हो जाता है। मतलब इतनी साइकिल घूमता है कि 1 सेकेंड में मिलियन बार ये घूम जाता है। और जब ये मिलियन बार घूम जाएगा तो इस लोन पेयर की जो डोनेटिंग टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ये दे नहीं पाएगा। अरे तुमने देखा होगा बड़े ध्यान से, क्या देखा होगा, तुमने देखा होगा कि जो हमारे साइक्लिक अमीन होते हैं और जो हमारे ये साइक्लिक अमीन होते हैं, और इन दोनों में अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो हम हमेशा ऑर्डर क्या लगाते हैं, ये ऑर्डर लगाते हैं। चाहे तुमने ये रट्टा मारा हो या कैसे भी मारा हो, लेकिन इसको समझा नहीं था। क्यों नहीं समझा था, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के केस में वोल्डन इन्वर्जन होगा, और जब वोल्डन इन्वर्जन होगा तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे डोनेट करने के लिए, और जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी घट जाएगी। लेकिन ऐसा इसमें क्या हुआ, ऐसा इसमें क्या हुआ कि इसमें वोल्डन इन्वर्जन नहीं हो रहा। अब देखो होता क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन है, इसके पास ये लोन पेयर है। अब लोन पेयर है, ये हो गया एक बॉन्ड, दूसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन। अब ये क्या हो गई, हाइड्रोजन। अब जब इसमें वोल्डन इन्वर्जन होगा तो ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन मान लो बीच में,
कैप ले लो या इस पेन को मान लो, ये जो पेन दिख रहा है ना, ये वाला, ये रेड वाला पेन। अब ये मार्कर, ये क्या होगा, नाइट्रोजन का काम कर रहे हैं। एक मार्कर और होगा, एक मार्कर और ले लो, ये तीन ले लो, इस तरीके से सेफ हो गई। अब होगा क्या कि ये बीच वाला है, तो इसमें से क्या होगा, इसके साइड में जो ये दो जुड़े हुए हैं बॉन्ड हाइड्रोजन के, ये बॉन्ड हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ जाएंगे। भाई जब ऊपर की तरफ जाएंगे तभी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा 107 डिग्री से, तभी तो 120 तक पहुंचेगा। तो नीचे से बॉन्ड एंगल ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कैसे जा रहे हैं, जब ये दोनों के दोनों फ्री है, फ्रीली मूव कर सकते हैं कि इन्हें ऊपर ले जाओ, बाएं ले जाओ, दाएं ले जाओ, कहीं ले जाओ, लेकिन ये ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनको, ये नाइट्रोजन हो गया, और इन दोनों को नीचे से इस तरीके से क्लोज कर दूं, ये देखो, ये अब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए अब मुझे जब वोल्टन इन्वर्जन दिखाना पड़ेगा तो इनको ऊपर ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब ऊपर जाए कैसे, ये तो फ्री नहीं है। अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें ये उंगली वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जब बॉन्ड तोड़ देंगे तो फिर वो साइक्लिक कंपाउंड बचेगा क्या, वो तो एसाइक्लिक हो जाएगा। तो इसी वजह से जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें वोल्टन इन्वर्जन नहीं होता, क्योंकि उनमें ये बॉन्ड फिक्स हो जाते हैं, और बॉन्ड फिक्स हो जाते हैं तो हम बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते इस वोल्टन इन्वर्जन को दिखाने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो जब कभी भी तुम्हारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर आए तो उसमें हमेशा साइक्लिक कंपाउंड की बेसिसिटी हाई होती है। क्यों, रीजन ये है भाई साहब कि उसमें वोल्टन इन्वर्जन नहीं होता, और लोन पेयर जो होते हैं वो 100% जिस लोकेशन पे होते हैं वहीं पे मिलते हैं। लेकिन ये साइक्लिक में जाओगे तो उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो जितने भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, इसकी हाइड्रोजन, इसमें भी वोल्टन इन्वर्जन, मतलब जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ब्रीजिंग में आ जाओ, ये देखो इस तरीके का इनके पास भी हो गया, ये ले लो, ये ले लो, इस तरीके से ले लो। ये जितने भी कंपाउंड होते हैं इन सब में साइक्लिक कंपाउंड, ये नाइट्रोजन, ये ले लो, इन सब में क्या होते हैं, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी हाई होती है। तो इन सब का जितने भी साइक्लिक होते हैं इनकी लोन पेयर टेंडेंसी ये साइक्लिक कंपाउंड से हाई ही होती है। किससे, ए साइक्लिक कंपाउंड से। रीजन लिख लेना, ड्यू टू द वोल्टन इन्वर्जन ए साइक्लिक कंपाउंड की बेसिसिटी कम होती है और साइक्लिक कंपाउंड की बेसिसिटी हाई होती है। तो कोई भी तुम्हें अगर कंपैरिजन करना आ जाए, कंपैरिजन ध्यान रखना, अब कभी तुम सोचने लगो कि तुम्हें एक 5 मेंबर की रिंग दे दी और 5 मेंबर की रिंग देने के बाद तुमसे पूछने लगे कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन लगा है उसके पास बहुत बड़ी चेन लगा दी है, तो नाइट्रोजन के साथ मैक्सिमम केस में जो मैंने देखा है उसमें साइक्लिक कंपाउंड का मिला है। और ऐसे ही एग्जांपल आएंगे, तो मैं चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, क्योंकि हमेशा कंपेयर बराबरी वाली में होता है। जितने कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी तुम्हें नाइट्रोजन के साथ इथाइल मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा, इतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ब्यूटेन लगा दो, प्रोपेन लगा दो इसी के साथ नाइट्रोजन के साथ, तो इसकी बेसिसिटी हाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी मैक्सिमम साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड जब कभी दिख जाए तो उनकी बेसिसिटी हाई होगी। किससे, ए साइक्लिक कंपाउंड से। बात ठीक है। अब देखो, पहली चीज क्लियर हुई वोल्टन इन्वर्जन से। सेकंड बताओ कि अगर मैं बॉन्ड एंगल अरेंज करना स्टार्ट करूं, जैसे मैं तुमसे पूछने लगूं और इसमें अमोनिया में कंपेयर करूं, तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, what is the order of basicity? बताओ क्या ऑर्डर होगा ए और बी में। तो तुम्हें दिखेगा साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड होने की वजह से क्या हो जाएगा, वोल्टन इन्वर्जन नहीं दिख पाएगा, तो इस नाइट्रोजन की बेसिसिटी हाई होगी। लेकिन ये हाई पे तुम गलती कर दोगे। क्यों करोगे बताऊंगा। इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ सोच नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है, डायरेक्ट लगाओ और सिंपल कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब होता क्या है, अगर तुमने ध्यान से बॉन्ड एंगल देखा हो तो इसका अंदर बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। क्या है बॉन्ड एंगल, 60 डिग्री। अब जब बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब इस बॉन्ड में जो एस करैक्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। ओह सॉरी, वो जो एस करैक्टर है इन बॉन्ड में बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि एस करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब एक का अगर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और एक का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, तो एस करैक्टर बॉन्ड में किसके होगी, जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। तो इनमें
एस करेक्टर क्या हो गए, कम हो गए इन बॉन्ड में, एस करेक्टर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अब जब इस बॉन्ड में एस करेक्टर डिक्रीज हुए तो वे लोन पेयर में बड़े होंगे, तो इन लोन पेयर में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ते चलेंगे और भाई साहब इतने एस करेक्टर बढ़ जाते हैं कि वो अप्रोक्स PS3 के इक्विवेलेंट बिहेव करने लगते हैं इसके लोन पेयर। तो ध्यान दो, तुमने जब PS3 में देखा था तो क्या PS3 के लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो जो PS3 के ड्रैगो कंपाउंड के लोन पेयर होते हैं वो कभी भी डोनेटिंग टेंडेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस केस में साइक्लिक नाइट्रोजन की रिंग में जो तीन मेंबर की है, ये 3 मेंबर की रिंग है, तो इस 3 मेंबर की रिंग में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो ड्यू टू द हाई एस करेक्टर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डोनेटिंग टेंडेंसी। तो ये जो कंपाउंड है ये लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करता। तो इस केस में जो बेसिसिटी ऑर्डर है साइक्लिक कंपाउंड का ना होके किसका हो जाता है, ए साइक्लिक का हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं जितने क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड पे ही कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास आ जाए ये नाइट्रोजन हो गया और तुम्हारे पास इस तरीके से ऑर्डर अरेंज करना आ जाए और ये देखो और तुम्हें ये क्वेश्चन दे दे, बताओ किसमें बॉन्ड एंगल, किसमें सबसे ज़्यादा बेसिसिटी हाई होगी। इसका ऑर्डर एक ले लो, इसे बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। बताओ इन चारों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे लगाओगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपल देखो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है अंदर 90 डिग्री 4 एंगल की रिंग है, यहाँ पे कितना होगा 72 डिग्री के अप्रोक्स और यहाँ पे कितना होगा 120 की डिग्री के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 6 मेंबर में हाई हुआ। अब देखो होता क्या है, अब जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एस करेक्टर बढ़ेंगे, तो एस करेक्टर किस में बढ़ेंगे, बॉन्ड में बढ़ेंगे, लेकिन लोन पेयर में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब देखो इसमें बॉन्ड एंगल क्या है, कम है, बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लोन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो गई। अब देखो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता चला जाता है बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इन बॉन्ड में एस करेक्टर बढ़ेगा, एस करेक्टर बॉन्ड में से बढ़ेगा तो लोन पेयर से कम होगा, और जब लोन पेयर से कम होगा तो इसका मतलब लोन पेयर में पी करेक्टर बढ़ रहे होंगे, और पी करेक्टर का मतलब क्या बताया था मैंने, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी करेक्टर। तो इसमें जो ऑर्डर हो जाएगा डी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सी का हो जाएगा, फिर बी का हो जाएगा और फिर ए का हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ये 6 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग, ये 4 मेंबर की रिंग और ये 3 मेंबर की रिंग। तो मैंने तुम्हें बेसिसिटी में सारे कंपेयर करके दिखा दिए कि अगर ये केस आ जाए तो इस केस में कैसे लगाना है, अगर ये केस आ जाए तो साइक्लिक वाले कंपाउंड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, इसको छोड़ के बाकी हर कंपाउंड में साइक्लिक को प्रेफरेंस देनी है। और इनमें जो अगर सारे के सारे साइक्लिक आ जाए तो उनमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर देख लो, जितने ज्यादा लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर होंगे उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी इतनी ही कम होगी। बात ठीक है, कर लोगे? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर अमोनिया। ये तो बेसिसिटी पे इफेक्ट हो गया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर अमोनिया। इंपॉर्टेंट है भाई, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर अमोनिया। अब देखो होता क्या है, हमारे पास इसकी एक पिरामिडल शेप होगी, बीच में कहीं जाके क्या होगा 120 का एंगल मिलेगा, एक एक्साइटेड स्टेट होगी और फिर से हमें क्या मिलेगा, वोल्डन इन्वर्जन मिलेगा। ये हाइड्रोजन घूम जाएगा ऊपर की तरफ, घूम जाएगा तो नीचे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। एक पिरामिडल शेप ये हो गई और एक पिरामिडल शेप ये हो गई। अब फिर से क्या करेगा, देखो ध्यान से, अब ये फिर से जाएगा, इधर घूमेगा तो फिर से किस में आ जाएगा, इसमें चला जाएगा, प्लेनर 1 में। ये क्या हो गई, प्लेनर 1।
अब ये फिर से क्या करेगा, प्लेनर 1 में घूमेगा, प्लेनर तो प्लेनर ही रहेगा, कैसे भी कर लो, फिर से दोबारा किस में चले जाएगा, P1 में चले जाएगा। तो अल्टरनेटिव ये चलता रहेगा, P1 P2 P1 P2 अल्टरनेटिव फेज पे ये चीजें चलते रहेगी। लेकिन अगर सक्सेसिव पूछ ले कि सक्सेसिव क्या हो रहा है, तो पहले पिरामिडल आ रहा है, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, तो इस पहले पिरामिडल आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, प्लेनर आ रहा है, प्लेनर के बाद फिर क्या आ रहा है, फिर से पिरामिडल आ रहा है, लेकिन वो इन्वर्जन फॉर्म में आ रहा है। अगर तुमसे इन दोनों की बात पूछ ले कि पिरामिडल 1 में और पिरामिडल 2 में क्या डिफरेंस है, तो एक दूसरे की क्या है, इन्वर्जन है, वो इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्डेन इन्वर्जन। अब देखो, अब सपोज करो इसका बॉन्ड एंगल कितना है, सपोज क्या करना होता है 120 इसका बॉन्ड एंगल, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 107 डिग्री 5 मिनट के अप्रोक्स। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अगर मैं डेल्टा थीटा की बात करूं तो डेल्टा थीटा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट थीटा माइनस के ग्राउंड स्टेट थीटा। तो यहाँ पे एक्साइटेड कितना है 120 डिग्री और यहाँ पे कितना है 107 डिग्री, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 10, तो इतना अप्रोक्स कितना आ जाएगा 12.5 डेल्टा थीटा आ जाएगा। अब देखो जब मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से समझना पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब जब मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, ये सबकी सेम ही होगी चोटी, ये कम हो गई, ये सबकी सेम ही होगी, डिक्रीज नहीं होगा ये, अरे तुम बना दोगे भाई, डिक्रीज बना दोगे, व्हाट्सएप पे फोटो भेज दोगे कि सर आपने तो कम ही बनाई थी। ये क्या होगा, बिल्कुल सेम ही होगा इन सब का। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसका होगा, पिरामिडल 1 का। ध्यान से देखो, ये पिरामिडल 1 2, फिर इस पे क्या आ गई प्लेनर, क्योंकि प्लेनर क्या है एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर हमारी क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, पिरामिडल 2 आ जाएगी, अल्टरनेटिव पिरामिडल 2, फिर से क्या आ जाएगी हमारी प्लेनर आ जाएगी, फिर से क्या आ जाएगी पिरामिडल 1 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी प्लेनर, और फिर से क्या आ जाएगी पिरामिडल 2, फिर से प्लेनर, और फिर से पिरामिडल 1। तो ऐसे अल्टरनेटिव केस पे ये चीजें चलती रहेगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे। देखो ये इस तरीके से ऊपर नीचे जाता रहेगा, पिरामिडल 1 पिरामिडल 2 पिरामिडल 3। अब ये जो गैप होता है, ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। और जो ये एनर्जी बैरियर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो ये जो डिफरेंस हो गया, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा ई से। तो डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। ठीक है, वो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट का एंगल माइनस बॉन्ड एंगल। अब जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इतना ज्यादा हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। देखो जैसे, देखो ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा के, जितना हम ये एंगल को बढ़ाएंगे, इस एंगल को बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये डेल्टा थीटा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसका रिलेशन बॉन्ड एंगल के साथ क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। मतलब कि जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, उसका जो एनर्जी बैरियर होगा वो इतना ही कम होगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गई, हमारी पहली पिरामिडल शेप हो गई 107 डिग्री 0.5 होती है एग्जैक्ट, और ये हो गया हमारा 120 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, और ये हमारा क्या होगा बैरियर। अब हमें यहां से दूसरी पिरामिडल शेप में जाने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अब एक के लिए एंगल है 107.5 डिग्री, और एक के लिए सपोज करो कोई एंगल आ जाता है यहाँ पे 110 डिग्री। तो इसके लिए जो ये बैरियर होगा, इसके लिए बैरियर कम हो जाएगा। भाई जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा किसी कंपाउंड का, नाइट्रोजन के केस में जिस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा। क्यों, देखो ये नीचे है, ये ऊपर आएगा, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए ध्यान रखना कि डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। कि जैसे जैसे तुम बॉन्ड एंगल ऊपर बढ़ाओगे, ये एनर्जी बैरियर देखो कम होता जा रहा है ना। अरे देखो ये इसमें इतना आ रहा है, और इस केस में देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम होता चला जाएगा। अब इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, इससे क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, अमोनिया के केस में 107.5 डिग्री एग्जैक्ट थीटा होता है, तो मुझे बताओ इसका एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, निकालो। इसके लिए एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
ये ध्यान रख लेना। इसके लिए एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन निकालो क्या होगा।